हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जेएनयू के हॉस्टल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो में हम कंप्लीट हॉस्टल डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हॉस्टल फी कितना लगता है, मेस फी आपको पर मंथ कितना देना होता है, हॉस्टल्स का अलॉटमेंट प्रोसेस क्या है, किस किस स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलता है, किसको नहीं मिलता है, किस टाइप का यहाँ पे हॉस्टल्स है, बॉयज गर्ल्स कोएड हॉस्टल्स, सिंगल सीटर डबल सीटर, ये सारी चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दी, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं अभी जेएनयू से एमटेक कोर्स कर रहा हूं, तो अगर आपको जेएनयू के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप अपना डाउट, आप अपना क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा। तो आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हॉस्टल फी के बारे में। तो जब भी आपका यहाँ पे एडमिशन्स होगा और आपको अगर हॉस्टल अलॉट होता है, तो आपको एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट आपको अप्रॉक्स 6,000 रुपीज पे करना होता है। लगभग 6,015 रुपया ये देना होता है। इसमें आपका सिक्योरिटी मनी भी होता है और फर्स्ट सेमेस्टर का हॉस्टल फी भी होता है। इसमें आपका लगभग 4,000 या 4,200 रुपया सिक्योरिटी मनी होता है और बाकी आपका सेमेस्टर फी इसमें इंक्लूड रहता है फर्स्ट सेमेस्टर का। इसके अलावा आप नेक्स्ट सेमेस्टर से यानी कि सेकेंड सेमेस्टर से 1,160 रुपया आपको पे करना होगा पर सेमेस्टर। ये अमाउंट आपको देना होता है। तो ये था आपका हॉस्टल फी। बॉयज गर्ल कोएड सभी हॉस्टल का सेम ही ये फी आपको लिया जाता है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं आपको मेस फी। ये जो हॉस्टल फी है आपको सेमेस्टर वाइज देना होता है और जो मेस फी है ये आपको मंथली देना होता है। मेस फी में काफ़ी आपको अंतर देखने को पड़ता है हॉस्टल वाइज। जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल होता है उसका मेस फी आपको मंथली 2,500 से 3,000 रुपया लगता है। वहीं अगर बॉयज हॉस्टल का बात करें तो इसमें आपको 3,100 से लेकर 3,700 तक मेस फी लगता है मंथली। और वहीं अगर कोएड का बात करें तो कोएड हॉस्टल में बॉयज और गर्ल्स दोनों रहते हैं, तो इसमें आपको लगभग 3,000 से लेकर 3,500 मेस फी देखने को मिल जाएगा। तो ये मेस फी डिफरेंट क्यों है, इसका मेन रीजन ये है कि जेएनयू में जो मेस फी है वो आपका फिक्स नहीं है। एक मंथ के अंदर जितना भी खर्च आता है खाना के ऊपर, वो सभी खर्च सभी स्टूडेंट्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो उस हॉस्टल में रहते हैं। तो इसी के चलते आपका मेस फी पर मंथ डिफरेंट आता है और ये हॉस्टल वाइज भी डिफरेंट होता है। तो गर्ल्स हॉस्टल का ये अप्रॉक्स है 2,500 से 3,000, बॉयज का है 3,100 से लेकर 3,700 और कोएड का जो है वो 3,000 से लेकर 3,500 तक आपको मेस फी देखने को मिलेगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल और कोएड हॉस्टल्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि अगर गर्ल्स हॉस्टल है तो उस हॉस्टल में आपको सिर्फ लड़की रहेगी, बॉयज हॉस्टल है तो इसमें सिर्फ आपको बॉयज रहेंगे, और कोएड हॉस्टल जो होता है इसमें बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों रहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है इस चीज को हम इसमें समझ लेते हैं। ये आपको मोटा मोटी स्ट्रक्चर है। जैसे कि मान लीजिए अगर बॉयज हॉस्टल है, इन जनरल हर एक हॉस्टल में आपको दो विंग देखने को मिलता है। ये इसको हम बोलते हैं लेफ्ट विंग और इधर बोलते हैं राइट विंग, और ये दोनों के बीच में होता है मेस। और इस पूरे हॉस्टल का एंट्रेंस गेट एक सिंगल गेट होता है। इस गेट से आपको एंट्री करना होता है। लेफ्ट विंग में जाना है तो आपको इधर जाना है लेफ्ट साइड, राइट विंग में जाना है तो आपको राइट साइड जाना होता है। और ये सेंटर पे आपको इन जनरल मेस देखने को मिलता है। यहाँ पे एंट्रेंस गेट पे आपको गार्ड अवेलेबल रहते हैं 24 आवर। आप यहाँ पे गार्ड को देख सकते हैं। अब देख लीजिए अगर सिर्फ बॉयज हॉस्टल है तो ये दोनों विंग में बॉयज रहेंगे और ये कॉमन मेस होता है दोनों विंग का। अगर गर्ल्स हॉस्टल है, प्योर गर्ल्स हॉस्टल है, तो दोनों विंग में गर्ल्स रहेगी और ये कॉमन मेस रहेगा। और वहीं अगर हम कोएड हॉस्टल का बात करते हैं तो कोएड हॉस्टल में आपका एक विंग में ये पूरा में बॉयज रहेगा और इस वाले विंग में गर्ल्स रहेगी, और ये दोनों हॉस्टल का मेस कॉमन रहेगा, यानी कि गर्ल्स भी इसमें आएगी खाने और बॉयज भी इसमें आएंगे खाने। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रेंस का। तो अगर ये कोएड हॉस्टल है तो इस गर्ल्स विंग में आपको बॉयज का एंट्री नहीं रहता है, यानी कि यहाँ पे एक गार्ड रहता है और एक गार्ड आपको मतलब एंट्रेंस के लिए नहीं अलाउ करेगा, यानी कि गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज का एंट्री नहीं होता है। वहीं अगर हम बॉयज विंग का बात करें तो बॉयज विंग में गर्ल्स का एंट्री अलाउड है, 24 आवर गर्ल्स वहां पे जा सकती है। वहीं अगर बॉयज हॉस्टल का बात करें तो बॉयज हॉस्टल में भी गर्ल्स अलाउड रहती है, कोएड में भी बॉयज विंग में गर्ल्स अलाउड रहती है, 24 आवर जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गर्ल्स विंग का। गर्ल्स विंग या गर्ल्स हॉस्टल जो है, गर्ल्स हॉस्टल अगर प्योर गर्ल्स हॉस्टल है तो दोनों विंग में गर्ल्स रहेगी, लेकिन इसमें हॉस्टल के अंदर आपका बॉयज का अलाउड एंट्री अलाउड नहीं है। लेकिन गर्ल्स हॉस्टल के मेस में बॉयज जा सकते हैं, यानी कि मेस में बॉयज जाकर खाना खा सकते हैं, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में आपका एंट्री नहीं होगा बॉयज का।
इसी प्रकार से अगर बॉयज हॉस्टल है तो उसके मेस में गर्ल्स जाके खाना खा सकती है और उसके हॉस्टल के अंदर भी एंट्री अलाउड रहता है गर्ल्स का। तो ये है एक बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेते हैं कि किस स्टूडेंट्स को कौन सा हॉस्टल दिया जाता है। तो ये रेंडम अलॉटमेंट होता है। जरूरी नहीं है कि आपका कोई चॉइस होगा कि हमको बॉयज हॉस्टल मिले, हमको कोएड मिले या हमको गर्ल्स हॉस्टल मिले। ये रेंडम होता है। अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको या तो गर्ल्स हॉस्टल मिल सकता है या फिर कोएड हॉस्टल मिल सकता है। अगर आप बॉयज हैं तो आपको बॉयज भी मिल सकता है या फिर कोएड मिल सकता है। ये मतलब आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वो जब अलॉटमेंट होगा तो उसमें रेंडमली अलॉट होता है, तो आपको कोई भी हॉस्टल मिलने का चांसेस है। इसके अलावा एक चीज और भी है कि सपोज कीजिए कि मैं अभी एमटेक कर रहा हूँ, तो ये जरूरी नहीं है कि एमटेक के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी एक ही हॉस्टल में रहें। जैसे कि मेरा हॉस्टल अभी जेएनयू में माही हॉस्टल है। इस हॉस्टल में एमटेक कंप्यूटर साइंस का सिर्फ मैं ही एक स्टूडेंट्स हूँ। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो दूसरे हॉस्टल उनको अलॉट हुआ है। यानी कि अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग हॉस्टल मिलता है। ये कोर्स पे नहीं डिपेंड करता है, ना ही आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। ये रेंडमली अलॉटमेंट होता है, तो आपको कोई भी हॉस्टल मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि आप एक कोर्स के हैं तो आपको एक ही हॉस्टल मिले। जरूरी नहीं है कि आप भाई हैं तब भी आपको एक ही हॉस्टल मिले। रेंडमली कोई भी हॉस्टल आपको अलॉट हो जाता है। तो ये था इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेते हैं सिंगल सीटर और डबल सीटर के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे यूजी या पीजी कोर्स में इनरोल्ड हैं, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, उनको डबल सीटर दिया जाता है। और पीएचडी स्टूडेंट्स का भी जब भी यहाँ पे एडमिशन होता है तो उनको भी डबल सीटर ही मिलता है। लेकिन पीएचडी में जब 1.5 साल या 2 साल उनका कंप्लीट हो जाता है तो उनको सिंगल सीटर दिया जाता है। सिंगल सीटर पीएचडी के लिए एक अलग ही हॉस्टल है, तो उनको वो अलाउड हो जाता है। और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को डबल सीटर ही दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अलॉटमेंट प्रोसेस का कि किस किस स्टूडेंट्स को हॉस्टल दिया जाता है। तो जैसे ही आपका एडमिशन कंप्लीट होगा, जिस दिन आपका एडमिशन कंप्लीट होगा सेम डे आपको हॉस्टल के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहता है। जहाँ पे आप काउंसलिंग के लिए आएंगे, डॉक्यूमेंट जहाँ पे वेरीफाई होगा, उसी के बगल वाले रूम में आपको हॉस्टल के लिए फॉर्म फिल किया जाता है। तो आप एडमिशन होगा तो उसी टाइम आपको बताया जाएगा कि आप जाके हॉस्टल के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका एडमिशन के टाइम ही अप्लाई किया जाता है। इसके बाद से जब आपका फॉर्म अप्लाई कर दिए हॉस्टल की, तो उसके कुछ दिन बाद फर्स्ट लिस्ट आता है। और उसके बाद मतलब ये मंथली बेसिस पे लिस्ट आता है। जरूरी नहीं है कि मंथ ही लगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पे भी लिस्ट आएगी। जैसे फर्स्ट लिस्ट आपको मान लीजिए कि 1 अगस्त को आया, तो सेकेंड लिस्ट हो सकता है 20 अगस्त को आ जाए या फिर 1 सितंबर को आए। ऐसे ही मंथली आपका हॉस्टल के लिए लिस्ट आता है। इसके अलावा हॉस्टल के साथ साथ डॉर्मेट्री का भी लिस्ट आता है। डॉर्मेट्री क्या है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम ये डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो यानी कि आप जैसे ही अब एडमिशन होगा, आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा हॉस्टल के लिए और कुछ दिन के अंदर आपका फर्स्ट लिस्ट आ जाएगा। और जो हॉस्टल अलॉट होता है ये आपका सबसे पहला तो एक कैटेगरी वाइज होता है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इसके वाइज होता है। इसके अलावा रैंक वाइज भी होता है। और जैसे कि मान लीजिए कि मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ और मेरा रैंक जो है काफी पीछे है, यानी कि मेरा जैसे एमटेक में 33 सीट है, तो मेरा रैंक जो था एडमिशन का, वो रैंक मेरा 28 था। तो जरूरी नहीं है कि हमको हॉस्टल फर्स्ट लिस्ट में ही मिल जाए। रैंक वाइज और कैटेगरी वाइज ये दोनों को कंबाइन करके आपका हॉस्टल अलॉटमेंट किया जाता है। तो बहुत सारे बच्चे को फर्स्ट लिस्ट में हॉस्टल अलॉट नहीं हो पाता है। कुछ ही बच्चे होते हैं जिनका रैंक अच्छा हो तो उनको हॉस्टल अलॉट किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारा ऐसे भी कोर्सेस हैं जिन कोर्सेस में नियम रहता है कि सभी बच्चे को हॉस्टल नहीं देना है, 10 बच्चे 8 बच्चे को ही हॉस्टल देना है। कुछ स्पेशल सेंटर्स हैं जिनमें सभी बच्चे जो एलिजिबल है उनको हॉस्टल दिया जाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स एक डिफरेंट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस बच्चे को हॉस्टल नहीं मिलेगा, कौन बच्चे हॉस्टल के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला इसका ये रीजन होता है कि जो बच्चे दिल्ली के मतलब रेसिडेंट है, यानी कि जब भी आप हॉस्टल के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे रेसिडेंट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि आप अपना निवास प्रमाण पत्र दीजिए। तो अगर आप दिल्ली के हैं तो आपको आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं हॉस्टल के लिए। अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो आप मतलब एलिजिबल हैं, आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो आप अपना रेसिडेंट सर्टिफिकेट लेके आना होगा इस टाइम। इसके अलावा आपका एजुकेशन में देखा जाता है कि कितना गैप है। यानी कि मान लीजिए कि मेरा जैसे एमटेक में एडमिशन हुआ है तो मेरा देखिएगा कि 10 से लेकर बीटेक तक मेरा कितना एजुकेशन गैप है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि मैं 2017 में 10 पास किया, फिर मैं 1 साल का गैप ले लिया, 17 में 12 में एडमिशन ले लिया, मैं 18 में 12 में एडमिशन लिया, तो मेरा ये 1 साल का गैप हुआ। वैसे ही मेरा मान लीजिए 19 में 12 पास है और मैं 19 में बीटेक में एडमिशन नहीं लिया, मैं 20 में बीटेक में एडमिशन लिया, तो यहाँ पर भी मेरा 1 साल का गैप है। तो यानी कि 2 साल तक का अगर गैप है तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको हॉस्टल अलॉट हो सकता है। लेकिन 2 साल से अगर आपका ज्यादा का गैप है
तो वो हॉस्टल अलॉट होने में आपको दिक्कत होता है। जिनका गैप 0 होता है या फिर मतलब 2 साल या 2 साल से कम होता है, वो प्रायोरिटी 1 में आते हैं, यानी कि उनका प्रायोरिटी 1 होता है, सबसे पहले उनको हॉस्टल अलॉट होता है। इसके बाद अगर हॉस्टल में सीट खाली रहता है, तब प्रायोरिटी 2 वाले स्टूडेंट्स आते हैं, जिनका मतलब एजुकेशन गैप ज़्यादा है, यानी 2 साल से ज़्यादा गैप होता है। तो इस प्रकार से आपका प्रायोरिटी दिया जाता है। तो मेनली प्रायोरिटी 1 वाले को ही हॉस्टल अलॉट होता है। इसके अलावा काफ़ी सारा डिटेल्स है। जब भी आपका हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए या एडमिशन का जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो मैं उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा हॉस्टल्स के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी आपको डाउट है हॉस्टल से रिलेटेड, तो आप अपना डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। मैं आपके डाउट का रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।